वहीं जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा और ये कहा कि वर्चुअल अलायंस है और वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। इनका सिर्फ एक मुद्दा है, एक परिवार बचाओ दूसरा पार्टी बचाओ, ये कहना है जेपी नड्डा का। इंडी पर जेपी नड्डा ने हमला बोला, वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का सिर्फ एक मुद्दा, एक परिवार बचाओ दूसरा प्रॉपर्टी बचाओ, ये कहना है जेपी नड्डा का। इंडी गठबंधन जिसकी तरफ से आज वर्चुअली मीटिंग हुई और इस पर जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। इधर प्रभु श्री राम को भक्तों को के तारणहार कहते हैं। जो भी उनकी शरण में आता है भगवान राम उनके कष्ट दूर कर देते हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी INDI गठबंधन के नेता राम मंदिर विरोधी सियासत में जुटे हुए हैं, जिसका देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम हो सकता है, शायद कांग्रेस और विपक्षी दलों के ये नेता अनुमान भी नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यह है कि विपक्ष के इस राजनीति के पीछे की वजह आखिर क्या है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में और समझने की कोशिश कीजिए। रामलला के इंतजार में सजी सवरी अयोध्या की तस्वीरें देखकर पूरा देश गदगद है। राम भक्त 22 जनवरी के उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और यजमान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इस मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। इस पल का गवाह बनने के लिए पूरा देश ललायित है, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश के चुनिंदा VVIP और सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं को ही आमंत्रण भेजा गया है। जिन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला है वो खुद को गौरवान्वित समझ रहे हैं, लेकिन लगता है इंडी गठबंधन के नेता, खासकर पुराने कांग्रेसी, खुद को भगवान राम से भी ऊपर समझ रहे हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन के चुनिंदा राम भक्त नेताओं को छोड़ दें तो उनमें से ज्यादातर नेता या तो सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं या फिर वो हिंदू आस्था के इस सबसे बड़े आयोजन से दूर रहने का फैसला कर चुके हैं। मगर खेल ये है कि वो अपने फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेने के बजाय सियासी शुतुरमुर्ग की तरह इसका पूरा ठीकरा बीजेपी के मत्थे मर दे रहे हैं। राम विरोध में ऐसे अटपटे बयानवीरों की लिस्ट में नया नाम जुड़ा है कांग्रेस के पुराने घाघ नेता अशोक गहलोत का। अगर शंकराचार्य देश के ये बात कह रहे हैं, उसका अपना महत्व है। इस तरह कंट्रोवर्सी पैदा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ज़्यादा बेहतर रहता। RSS और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं। मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट। हैरानी ये है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और देश में शांति समृद्धि के लिए 11 दिनों का व्रत रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष और खास करके कांग्रेसी नेता इस खास कार्यक्रम का किसी न किसी बहाने से विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी भी भड़क गई है। बीजेपी कांग्रेस के स्टैंड को सीधे तौर पर हिंदू विरोधी करार दे रही है और कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की नसीहत दे रही है। ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं, आज से नहीं बरसों से, क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूँ और ये परंपरा उनके DNA में है हिंदू विरोधी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने कई दशकों तक रामलला के अधिकारों के लिए राम भक्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राम विरोधी ताकतों से संघर्ष किया। सुप्रीम कोर्ट में मंदिर निर्माण का फैसला आने के बाद भी आज अयोध्या में जिस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है
उसके लिए देश का बड़ा हिंदू तबका बीजेपी की मौजूदा सरकार को इसका श्रेय देता है, जो कांग्रेस समेत किसी विपक्षी दल के गले से नीचे नहीं उतर रहा, जिसका नतीजा है कि वो आए दिन कभी शंकराचार्य के बहाने झूठे आरोप गढ़ते और मरते हैं, तो कभी तुष्टीकरण की राजनीति को केंद्र में रखते हुए राम मंदिर विरोधी बयान देते हैं। आलम यह है कि विपक्ष में ऐसे राम मंदिर विरोधी बयान देने वाले नेताओं की पूरी कतार है। बहरहाल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ 9 दिन का वक्त शेष रह गया है। अयोध्या में राम भक्तों का उत्साह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और निश्चित है कि अयोध्यापति श्री राम के विजय घोष में सनातन विरोधी हर बयान वीरों के सियासी बाण उड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का चौथा समन जारी हो चुका है। 18 जनवरी को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। इस पर गोपाल राय, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय कहते हैं कि ईडी अवैध नोटिस भेजना बंद करे। लगातार ये ईडी का जो है चौथा समन है जो केजरीवाल को भेजा गया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 18 से 20 जनवरी तक अरविंद केजरीवाल का गोवा में चुनावी प्रचार जो है वो पहले से तय है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ जाएंगे। अब ये देखना होगा कि ईडी के समन को इस बार फिर से केजरीवाल नजरअंदाज करते हैं या सवालों का सामना करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा गोपाल राय ने। कि 18, 19, 20 3 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर। और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। यह इत्तेफाक नहीं है। आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कार्यक्रम मीडिया में घोषित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया। यानी ये साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो। यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तीसरा जो सम्मन था वो तो स्किप कर दिया, लेकिन अब चौथा सम्मन भी ईडी ने भेज दिया है। अभी उसको लेकर भी बवाल थमा नहीं था कि अब चौथे सम्मन पर क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे या फिर इस सम्मन को भी स्किप कर देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए वो गोवा जाने वाले हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कार्यक्रम को रद्द करेंगे या फिर चौथा सम्मन भी स्किप करेंगे और उसके बाद के परिणाम क्या होंगे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में सर्दी के सितम ने आम आदमी का बुरा हाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले के आरोपों में घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेजकर परेशानी में डाल दिया है। ईडी ने चौथा समन भेजकर केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये तेज हो गई है कि अरविंद केजरीवाल अब आगे क्या करेंगे। केजरीवाल को ईडी का चौथा समन, आप में सियासी संकट पर मंथन। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल अभी गुजरात दौरे से लौटे हैं और 18 से 20 जनवरी को उनके गोवा दौरे का भी कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल का ये दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाला है, जहां उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे। लेकिन अब जबकि ईडी ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए औपचारिक रूप में चौथा समन भेज दिया है, तो सवाल ये खड़ा हो गया है कि आगे उनका रुख क्या होगा, क्योंकि अगर ईडी इस मामले में असहयोग का हवाला देकर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश करती है तो उनके पास भी कोर्ट जाने के अलावा कोई आखिरी विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन मुसीबत यह है कि ईडी पहले ही इस मामले में उनका नाम चार्जशीट में डाल चुकी है। ऐसे में सीएम केजरीवाल को ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि वो आम आदमी पार्टी को सियासी संकट से कैसे बचाते हैं, क्योंकि एक तरफ उनके करीबी पहले ही सलाखों के पीछे हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी है। 2011 से लेकर 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ
उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं और जब जांच होती है तो जांच से भागने का काम करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। हर बार की तरह वो कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। उनके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट है, उसके लिए गोवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कानून का सम्मान इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कानून कहता है कि 3 बार के बाद सम्मान स्किप करने के बाद ईडी के पास ऑप्शन होती है आपको गिरफ्तार करने की। हालांकि शराब घोटाले की जांच में सवालों से कन्नी काट रहे अरविंद केजरीवाल ईडी के लगातार भेजे जा रहे समन को बीजेपी की राजनीति बता चुके हैं और उन्होंने पहले ही ईडी के नोटिस को लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश करार दिया है। लेकिन सवाल अब ये भी अपनी जगह कायम है कि क्या कोर्ट में उनकी ये दलील काम करेगी, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से ईडी ने उनके करीबियों को दबोचा है और कोर्ट में उनका बेल पिटीशन लगातार रिजेक्ट हो रहा है, तो वहीं कहीं न कहीं उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है। चौथा समन्स इशू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। तो इसका मतलब ये है कि शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चोर की मूंछ में तिनका है तो वो भगौड़े बन के घूम रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? आप अगर कट्टर ईमानदार हैं, आपका बेदाग दामन है, तो जाइए जांच में जुड़िए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल मुसीबत बड़ी है और सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी है। ऐसे में देखना यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाकर बड़े बड़े सियासी सुरमाओं को धूल चटाकर सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल अब उसी मुद्दे पर अपना और अपनी पार्टी का बचाव कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।